फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायमेंशन ऑफ फ्रिक्वेंसी। अगर आप एयरफोर्स और नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मॉडल पेपर गिवन है उनको देखोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। और मेरी कोशिश है कि आपको एग्जाम तक इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नया ना लगे। तो ये अपनी मॉक टेस्ट सीरीज का 12th पार्ट है, तो मेक श्योर कि आप इसके सभी पार्ट देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद उनको जरूर देख लेना, क्योंकि जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है वो सब मैं डिस्कस करता हूँ इन मॉक टेस्ट सीरीज में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है कि आवृत्ति की बीमा कौन सी नहीं है। तो चारों ऑप्शन हमें चेक करने हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी स्टैटिक 4 से 5 बातें आपको लिख लेनी है जो हर साल किसी न किसी एग्जाम में, चाहे AA, SSR, ग्रुप एक्स, वो पूछी ही जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, जो L होता है इंडक्टेंस, C होता है कैपेसिटेंस और R होता है रेजिस्टेंस। तो इनमें जो LC है इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो T के इक्वल आता है। ये बात आपको यहाँ पे ये नहीं है कि हम L का मान रख रहे हैं, C का मान रख रहे हैं तब निकाल रहे हैं, नहीं। आपको पता हो कि LC का रूट जो होता है वो T के इक्वल आता है। दूसरी इसी तरह से RC, ये साथ में इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब LC पे तो अंडर रूट था लेकिन RC पे अंडर रूट नहीं है, और इसका भी जो है वो T के इक्वल आता है। और तीसरी बात आपको ये लिखनी है कि इंडक्टेंस में अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो भी T के इक्वल आएगा। तो ये तीन जो ये बातें हैं ये आपसे अलग अलग तरह से पूछी जा सकती हैं। तो इन तीनों बातों को आपको लर्न करना है। अब फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। अब T जो होता है वो होता क्या है, 1/T। अगर टाइम पीरियड का हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो फ्रिक्वेंसी मिल जाएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, LC का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है 1/√LC, यानी कि वो टाइम का भी रेसिप्रोकल होगा, यानी कि ये तो फ्रिक्वेंसी का होगा। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा नहीं होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है। कई बार हम क्वेश्चन को जल्दी नहीं पढ़ते हैं, जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं। अब नहीं, हमने नहीं देख पाया तो हम फर्स्ट आपको ऑप्शन दिखा तो आपको दिख गया कि ये फ्रिक्वेंसी का होगा तो आपने क्लिक कर दिया, लेकिन पूछा जा रहा है नहीं होगा। अब देखो RC तो होता है, RC होता है T का, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन RC का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है तो T का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा जो कि फ्रिक्वेंसी होता है, तो ये भी होगा। तीसरा ऑप्शन लिखा है R/L, जो कि L/R का रेसिप्रोकल लिखा है, तो L/R अगर T का होता है तो उसका रेसिप्रोकल R/L जो है वो फ्रिक्वेंसी का हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा C, जो कि हमारा फ्रिक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं हो सकता। तो C इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ से मैं आपको कुछ 2 बातें बताऊंगा जो आपको लर्न कर लेनी है, क्योंकि अभी जो 6 नवंबर में पेपर हुआ था उसमें एयरफोर्स ग्रुप एक्स में पूछा गया था कि जो आपका जो देखो, जो एक होता है म्यू नॉट, एक होता है एप्सिलॉन नॉट। ये होती है मैग्नेटिक परमिटिविटी, ये होती है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है आप याद रखना है, इसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर। हेनरी प्रति मीटर, इसका मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर। तो ये साथ में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी के अभी आप लर्न कर लो इनके डायमेंशनल फॉर्मूले। अब इसमें हेनरी में अगर हम मीटर से डिवाइड कर देंगे तो ये म्यू नॉट का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो आप 2 डायमेंशनल फॉर्मूले मेरे कहने पे अभी कभी याद कर लो। एक हेनरी का यानी कि इंडक्टेंस L का जो होता है, पहले आप वर्ग का लिख लो, mL² T⁻²। बस उसमें A-2 और कर दो, ये हमारा हो जाता है L का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये आप याद कर लो अभी इस क्वेश्चन के थ्रू। और यहाँ पे फैराड प्रति मीटर चाहिए एप्सिलॉन नॉट के लिए, तो यहाँ पे फैराड का भी आप याद रख लो। कैपेसिटेंस का जो होता है वो होता है M-1 और L-2। ठीक है, T⁻4 और A⁻4, यानी कि शुरू में 1-2 नेगेटिव फिर 2-4 पॉजिटिव, ये होता है C का। ये 2 फॉर्मूले आप अभी स्क्रीनशॉट इसका लेके रख लो, इसलिए कि इन केस आपसे सवाल अभी कभी पेपर आ जाए, कहा जाए निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक बताओ तो फैराड प्रति मीटर, लेकिन सवाल आ जाए कि निर्वात की वैद्युतशीलता का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ तो सीधा आप कैपेसिटेंस का जो लिखा है, क्योंकि फैराड प्रति मीटर होता है तो कैपेसिटेंस के डायमेंशनल फॉर्मूले में से मीटर यानी कि L से डिवाइड कर दोगे तो आप L से जो है L ऊपर चला जाएगा तो L-3 बन जाएगा। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे अगर आप L से डिवाइड करोगे मीटर से तो हमारा ये म्यू नॉट का बन जाएगा। तो ये डायमेंशन फॉर्मूले आप हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लेना। और दूसरी बात, ये तो आपको पता होगा कि 1/, में अगर अंडर रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट है तो ये जो डायमेंशन फॉर्मूला निकलता है ये चाल का निकलता है, निर्वात में प्रकाश की चाल C। तो जो जिसका क्या होता है, चाल का मतलब मीटर प्रति सेकंड, यानी कि LT-1। ये सवाल भी आपका एयरफोर्स और नेवी दोनों ही एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका मात्रक क्या होता है, जो C का होता है। C मतलब चाल का मतलब दूरी बटे समय, यानी कि LT-1। तो इस तरह के कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं, ये तो सभी को पता होगा। कि अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले, जैसे प्लांक कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। तो ऐसी बातें कई बार एयरफोर्स में पूछी जाती हैं कि 4 ऑप्शन दे देगा, कहा जाएगा कि प्लांक नियतांक का जो विमीय सूत्र है वो किसके इक्वल होगा। ऑप्शन होगा आवेग, संवेग, कोणीय आवेग, कोणीय संवेग, तो एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। अब जैसे विस्कोसिटी कांस्टेंट कोफिशिएंट जो
होता है श्यानता गुणांक, उसका विमेय सूत्र आप याद रखना, पूछा जा चुका है, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है वो भी कई बार पूछा गया। तो जितने भी कांस्टेंट हैं, ये रिगबर्ड कांस्टेंट हो गया, तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूले आप याद कर लेना। गैस के यूनिट वॉल्यूम के लिए, इकाई आयतन के लिए प्रेशर और एनर्जी के बीच में रिलेशन सही होगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मैं रटवाऊंगा नहीं आपको। यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो प्रेशर के लिए फॉर्मूला होता है 1/3 डेंसिटी VRMS का स्क्वायर, VRMS का स्क्वायर। और एनर्जी के लिए जो होता है वो होता है 1/2 रो इंटू VRMS का स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप देखो, ठीक है, यहाँ से आप देखो कि अगर हम प्रेशर में जो है 3/2 से गुणा कर दें, 3/2 से गुणा कर दें, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो जो हमें मिल जाएगा वो एनर्जी का मिल जाएगा। यानी कि एनर्जी जो है वो प्रेशर का 3/2 है। इसी सवाल में ऑप्शन ऐसे भी हो सकता था कि जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, 2/3 ई होगा। ठीक है, जो प्रेशर होगा वो 2। अब यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन होती है, ऑप्शन को देखो आप, जो ये है ऑप्शन, यहाँ पे जल्दबाजी में आप कर सकते हो। तो ये जो तो मैंने दूसरी बात लिखी है इसको भी देख लो। अगर आप जो है एनर्जी में, ये एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 है, तो इसमें अगर हम 2/3 से गुणा कर देंगे तो नीचे वाला 2, ये 2 कट जाएगा, तो 1/3 रो वी स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि प्रेशर का होता है। तो प्रेशर को हम एनर्जी में 2/3 में गुणा करके ले आ सकते हैं। तो इसको रटना नहीं है, कई बार ये ऑप्शन हो सकता है, कई बार ये ऑप्शन हो सकता है। पंप की एफिशिएंसी 50% है। यह 20 मिनट में 2 टन पानी को 60 मीटर की हाइट तक चढ़ाता है। तो उसकी इनपुट पावर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जल्दबाजी में आप लोग इसकी आउटपुट पावर निकालोगे जो कि 1 किलोवाट आएगी और गलत कर दोगे। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, तो जो आउटपुट पावर निकलती है वो आपका mgh/t से निकलती है, नो डाउट। आपका P = W/T। ठीक है, ये है पोटेंशियल एनर्जी बटे टी। ठीक है, कितने टाइम में। तो अब इसको पहले ये जो है ये आउटपुट निकलेगी, कैसी निकलेगी, आउटपुट पावर निकलेगी, आउटपुट पावर। तो m मतलब जो है m कितना है, 2 टन, क्योंकि ये मीटर में है तो टन को किलोग्राम में बदल लेते हैं, तो 1 में 1000, तो 2 में 2 × 1000। ठीक है, इंटू जी। यहाँ पे जी का मान सवाल में दिया जाएगा, आपको 10 रखना है। ठीक है, हमने यहाँ पे कोष्टक में सवाल जब आएगा आपके एग्जाम में तो कंप्यूटर स्क्रीन में जी का वैल्यू 10 रखना है यहाँ पे। ठीक है, इंटू एच, हाइट कितनी दी गई है, 60 मीटर, बटे कितने टाइम में, 20 मिनट। तो 20 मिनट को भी हम किस में बनाएंगे, सेकंड में बनाएंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 20 × 60 कर देंगे। तो इतना जो हमारा जो है पी जो है इतना आएगा, किस में, जो आउटपुट का आएगा। तो अब इसमें ध्यान से देखना, 60 से ये 60 कट गया, ठीक है, 2 से ये 2 कट गया, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, यानी कि 1000 वाट आया, यानी कि 1 किलोवाट आया, जो कि हम आंसर हो सकता है आप लगा देते जल्दी में। अगर आपसे आउटपुट पावर पूछा जाता है या केवल इसकी शक्ति पूछी जाती, तब आप 1 किलोवाट लगा सकते थे, लेकिन हमने आपको बताया कि आउटपुट पावर कैसे निकालते हैं। अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है कि जो एफिशिएंसी होगी, जो एफिशिएंसी होती है, दक्षता होती है, वो क्या होती है, आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। ठीक है, पंप के लिए जो दक्षता होती है, अब मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो आपका दक्षता होगी, दक्षता वो क्या होगी, आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर, आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर। अब दक्षता है 50%, मतलब 1/2। 50% का फ्रैक्शन लिखोगे, 50% का मतलब 100 से डिवाइड करोगे तो एफिशिएंसी आधी है, बराबर। आउटपुट पावर हमने अभी निकाली 1 किलोवाट, यानी कि 1000 वाट, यानी कि 1 किलोवाट, बटे इनपुट हमसे पूछा गया है, इनपुट। ठीक है, तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनपुट की शक्ति है वो कितनी आएगी, 2 किलोवाट घंटा आएगी। कितनी आएगी, 2 किलोवाट घंटा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इस तरह का सवाल अगर आएगा तो जो है आप ध्यान से पढ़ेंगे कि उसमें पंप की इनपुट पावर पूछी गई है कि आउटपुट। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली यानी कि फ्री फॉलिंग लिफ्ट में पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है वो होता है 2π लेंथ उस पेंडुलम का और ग्रेविटी। अब यहाँ पे हमें ये समझना है इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एयरफोर्स एग्जाम में। अगर फ्री फॉलिंग केस है तो भारहीनता यानी कि वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करेगा, और भारहीनता के केस में ग्रेविटी 0 होती है। तो इस फॉर्मूले में जब ग्रेविटी का मान 0 रखेंगे, नीचे 0 हो जाएगा। जब किसी भी अंश बटे हर लिखा है और हर का मान 0 है तो उस पूरा का मान अनंत आता है, यानी कि ये जो पूरा ओवरऑल वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें एक बात आपको याद रखनी है, एक फैक्ट और, कि अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, तो याद रखना 2 सेकंड जो है वो सेकंड लोलक का टाइम पीरियड होता है। दूसरी बात, इस फॉर्मूले से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आपके डिफेंस एग्जाम में, 2π√L/g से। कैसे बनेंगे, आपसे कहा जा सकता है कि टाइम पीरियड आवर्तकाल t
और लोलक की लंबाई l के बीच में ग्राफ कैसा होता है। ऑप्शन होंगे बहुत सारे, तो आपको याद रखना है पैराबोलिक, परवलयाकार। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपसे कहा जाए इसी सवाल में कि टी स्क्वायर यानी कि आवर्तकाल के वर्ग और लंबाई के बीच में कैसा ग्राफ होता है, तब सरल रेखीय होता है। ठीक है, 2 पॉइंट मैंने आपको बताए। अगर टाइम पीरियड के बीच में और लंबाई के बीच में ग्राफ पूछा जाए तब आपको पैराबोलिक करना है, परवलयाकार करना है। लेकिन अगर टाइम पीरियड के स्क्वायर में और लेंथ में ग्राफ पूछा जाए कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरी बात, ये तो पता ही है कि अब इस फॉर्मूले में अगर आप देखें तो आपसे कहा जाए कि लंबाई 4 गुनी कर दी जाए लोलक की, तो आवर्तकाल कितने गुना हो जाएगा। तो क्योंकि लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है तो लंबाई 4 गुनी करी जाएगी, तो टाइम पीरियड जो है वो 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 होता है। क्वेश्चन है, एक प्लेनेट का रेडियस और मास का वैल्यू अर्थ के रेडियस और मास के वैल्यू का हाफ है, तो उस प्लेनेट पर ग्रेविटी का मान कितना होगा। देखो, जो ये मिनी मॉक सीरीज में जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये ऐसे फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है कि इनमें अगर ये क्वेश्चन आएंगे आपके अपकमिंग एग्जाम में तो डेटा भी चेंज नहीं होगा। तो इन मिनी मॉक को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, एज इट इज क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी है। अब देखो, ग्रेविटी का जो मान होता है वो होता है Gm/r²। आप इससे डायरेक्ट कर पाओगे अगर, तभी तो मैं करा रहा हूँ प्रैक्टिस। इस तरह का क्वेश्चन आपने आज प्रैक्टिस कर लिया तो इन फ्यूचर आपका ऐसा अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्विस्ट भी कर देगा कि वैल्यू हाफ ना कह के डबल भी कह देगा, तो आप इजीली उसको कर पाओगे। बस आपको पता हो कि आपने ऐसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो बस। अब जी तो कांस्टेंट है, तो मास और रेडियस किस तरह से अफेक्ट हुए। मास तो आधा हो गया तो m/2 कर दिया, और रेडियस भी आधी हो गई तो r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r²/4 हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, मास आधा कर दिया और जो जी डैश निकाल दिया उस प्लेनेट के लिए। ठीक है, तो अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 4 का गुणा ऊपर होगा तो मास में जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का, और नीचे जो r² है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 का, यानी कि 2 का। तो जब इसको 2 से इसको कट करेंगे तो 2 टाइम्स, तो हमारा जो आ गया वो क्या आ गया, जी का 2 गुना। अब जी जो है अर्थ पे कितना होता है 9.8, तो वहाँ पे जो है प्लेनेट पे 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 9.8 का 2 गुना करेंगे तो 19.6 हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम। अगर आपने चैप्टर वाइज कंप्लीट पढ़ रखा है, आपको पता है क्या होता है ग्रेविटी। ठीक है, कई बार तो ऐसे भी क्वेश्चन एयरफोर्स में आ जाते हैं इतने छोटे छोटे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान जो है मून पे कितना होगा, तो बच्चे कई बार 1/6 कर देते हैं। लेकिन उन्होंने ये क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूछा था तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पूछा था। हाँ, आपको पता हो कि जी जो होता है छोटा जी वो 1/6 हो जाता है मून पे। किसी का वेट यहाँ पे अगर 60 है अर्थ पे, तो वहाँ पे जो है 1/6 यानी कि 10 रह जाएगा। लेकिन कई बार क्या होते हैं बच्चे मास भी 1/6 कर देते हैं। कहा जाएगा किसी का द्रव्यमान यहाँ पे 60 था किलोग्राम, अर्थ पे द्रव्यमान कितना होगा तो मून पे कितना होगा, तो मास जो है वो वही रहेगा, लेकिन वेट हो जाता है चेंज। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो तो मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपकी प्रिपेयर हैं, आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हुए। लेकिन अब मैं जो इस मिनी मॉक में क्वेश्चन करा रहा हूँ ये उसी पैटर्न पे हैं, बहुत रिसर्च करके क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ये उसी पैटर्न पे हैं जो आपको अपकमिंग एग्जाम में दिखेंगे। तो इस मिनी मॉक को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिसका भी आप वेलफेयर सोचते हो, चाहते हो कि इस बार वो सिलेक्ट हो जाए, तो उन बच्चों तक हमें पहुँचा दो। बस इतना ही मुझे आपसे चाहिए, और अप्रिशिएट करते रहो। मैं हर वो चीज़ जो रिक्वायर्ड है आपको पास होने के लिए, मैं आप तक डिलीवर कर दूंगा टिल एग्जाम। उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे तो आपकी प्रैक्टिस इस तरह की हो कि आपको तुरंत आपका जो ब्रेन है वो आपको इंस्टेंट रिएक्ट करे कि आपने वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी का मतलब डी ब्रोगली ने कुछ ऐसा दिया था। डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ है वो क्या है, जो वेवलेंथ है वो है h/p। ठीक है, जहाँ पे h जो है प्लांक कांस्टेंट है, तो p मतलब मोमेंटम। अब यहाँ पे मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना आना चाहिए, h/, इसी को हम 2mk लिख सकते हैं। और ये बात मैंने कई बार बताई है कि ये कैसे लिखा, अभी और बता दूंगा इस क्वेश्चन के बाद कि मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में कैसे हम चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो यहाँ से हमें क्या देखना है कि जो वेवलेंथ है वो उसके काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो हमारी काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी। तो ये रिलेशन है। तो अब क्या कहा जा रहा है कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो अगर गतिज ऊर्जा बढ़ गई है तो वेवलेंथ क्या है, घटेगी, डिक्रीज होगी। अब सर जी आपने हमें काइनेटिक एनर्जी का बताया था, कल को कोई सवाल दूसरा आ जाए, वेलोसिटी का आ जाए, वेलोसिटी और वेवलेंथ में पूछा जाए, तो आपको पता है कि मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी भी होता है, तो ये वेलोसिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, 4 आपको दिए जाएं इलेक्ट्रॉन
अल्फा कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और आपसे कहा जाए किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, तो जिसका मास सबसे कम होगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मास को आपने जो है काइनेटिक एनर्जी में कैसे इंटरचेंज कर दिया, तो वो एक बार समझ लो, क्योंकि वहाँ से भी एयरफोर्स में एक क्वेश्चन बनता है जो मैं आप समझाने जा रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। हमने क्या किया, इसमें हमने मास से मल्टीप्लाई कर दिया, मास से डिवाइड कर दिया। ये इसलिए किया क्योंकि ऊपर हो गया मास और एक ये, तो एम स्क्वायर और वी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एम वी का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं ऊपर, और नीचे हमने एक एम लिख दिया। मास इंटू वेलोसिटी जो होता है वो मोमेंटम होता है, तो ये हो गया ऊपर मोमेंटम यानी कि पी का स्क्वायर बटे 2m। ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। तो यही अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी स्क्वायर बराबर हमें मिल जाएगा के का गुणा हो जाएगा 2m में, तो 2m के और पी स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हमने किया। तो इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन आएगा कि अगर जो है आपका मोमेंटम में अगर 50% की वृद्धि कर दी जाए, संवेग 50% बढ़ जाए, तो गतिज ऊर्जा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो आपको हमने बताया कि काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली जो मोमेंटम है, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के स्क्वायर के, क्योंकि अभी देखा पी स्क्वायर बटे 2m। तो जहाँ भी इस तरह का एक रिलेशन आ जाए और वहाँ में आपको जो जिसका स्क्वायर होता है उसका परसेंटेज चेंज दिया जाए और इसका पूछा जाए, तो आप सीधा इस फॉर्मूले से लगा सकते हो इस सवाल को, x प्लस बाई प्लस एक्स बाई बटे 100, जहाँ पे x और y हैं जो परसेंटेज चेंज है। अब जैसे यहाँ पे मोमेंटम 50% बढ़ा था, तो x और y की जगह पे 50 रख दो, इस सवाल का आंसर आ जाएगा, यानी कि 50 प्लस एक्स वाई मतलब 50 गुणा 50 बटे 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से तो हमें 2 जीरो कट गई, 25 बचा और ये 100 हुआ, तो 125 हमारा जो है वो राइट आंसर आ गया। कई बार जो है अगर सवाल ऐसे आ जाए कि जो है मोमेंटम 50% डिक्रीज़ हो जाए, तो यहाँ पे डिक्रीज़ के लिए आप नेगेटिव लगाओगे और यहाँ पे दो नेगेटिव हैं तो वो पॉजिटिव बना देंगे, तो वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो सवाल है वो डिक्रीज का नहीं आएगा, इंक्रीज का ही आएगा। क्वेश्चन है, एक प्लैनेट सन के चारों ओर रोटेट कर रहा है और सूर्य से जो ग्रह की जो एवरेज डिस्टेंस है वो सूर्य से पृथ्वी की एवरेज डिस्टेंस से 4th टाइम है। अगर पृथ्वी का टाइम पीरियड 1 ईयर है तो उस प्लेनेट का टाइम पीरियड क्या होगा। देखो सॉरी उनके लिए जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, तो आज मैंने जल्दबाजी में ये टाइप कर लिए, केवल हिंदी में, बाइलिंगुअल नहीं है, इसके लिए सॉरी। वैसे मुझे कई बार साउथ से कमेंट मिलता है कि सर आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, और मैं पूरा आपको समझ लेता हूँ, जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो कुछ ऐसे अगर बच्चे हैं तो आप भी कभी कभी कोऑपरेट कर लिया करो, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये भी एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे केपलर का लॉ पूछा जा रहा है कि क्या आपको पता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो आपका एवरेज डिस्टेंस की 3rd पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने आपको पहले भी एम्फेसाइज किया हुआ है कि जितने फिजिक्स में लॉ हैं, केपलर के नियम, स्टीफन के नियम, किरचॉफ के नियम, बीन के नियम, तो इन नियम पे आप थोड़ी कमांड करो, क्योंकि कई बार इनका नियम अगर इनका जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है जो नियम का, तो वो पता होगा तो न्यूमेरिकल आप कर ले जाओगे। अब इसमें क्या है, सिंपली इसी से आप कर लोगे कि टी स्क्वायर जो है वो r की पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो t जो है वो r की पावर 3 बटे 2 के हो जाएगी, क्योंकि ये 2 उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इसको आप और जब फर्दर करोगे सॉल्व, तो आप लिख पाओगे t1 बटे t2 इज इक्वल टू r1 बटे r2 की पावर 3 बटे 2, ठीक है। अब r1 बटे r2 जो है वो 4th टाइम है, मतलब 4 गुना है, तो 4 की पावर 3 बटे 2, यह आ गया t1 बटे t2, ठीक है। अब 4 की पावर 3 बटे 2 को कई बच्चे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 बटे 2, तो ये हो गया, ठीक है। अब ये जो 2 है ये इस 2 से कट गया, तो 2 की पावर 3 जो है उसको हम 8 लिख सकते हैं, यानी कि t1 बटे t2 हमें 8 मिल गया, t1 बटे t2 जो है वो 8 मिल गया, ठीक है। अब t1 जो है हमें उस प्लेनेट के लिए फाइंड करना है, तो t2 क्या है, अर्थ का कितना था 1 ईयर, तो 1 ईयर का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उस प्लेनेट के लिए 8 ईयर आएगा। हो सकता है किसी को जो है कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई हो, तो मैं पहले भी कहता हूँ कि कैलकुलेशन स्किल तो आप डेवलप कहीं से भी करो, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था वो मैंने बताया कि इस जो केपलर के इस नियम से उसको करना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि केपलर का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पे कार्य करता है, तो आपको पता हो कि केपलर का जो द्वितीय नियम होता है वो समान समयांतरालों में समान क्षेत्रफल तय करती है, ऐसे कुछ आपने हिंदी में पढ़ा होगा, मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ। तो वो
केपलर का द्वितीय नियम आपका कोणीय संवेग के संरक्षण पे कार्य करता है। अब साथ ही आपको पता हो कि किरचॉफ के जो 2 नियम है, पहला नियम आवेश संरक्षण पे कार्य करता है, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करता है। आपको पता हो लेंज का नियम भी ऊर्जा संरक्षण पे कार्य करता है। आपको पता हो कि रॉकेट जो होता है वो किसके संरक्षण पे, तो जो रॉकेट होता है वो लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण पे कार्य करता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये जो नियम मैं बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पास्ट में इनको मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ, क्योंकि हर बार एक ना एक ऐसा नियम पूछा जाता है कि ये नियम किसके संरक्षण पे कार्य करता है। फ्रीक्वेंसी का वह रेंज क्या है जो चमगादड़ द्वारा सुना जा सकता है, तो इनको ह्यूमन नहीं सुन सकता है अगर ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, इसका आंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे कहा जाए कि इन्हीं 4 ऑप्शन में से कौन सी, वो इनको हम अल्ट्रासोनिक भी कहते हैं। ठीक है, पराश्रव्य हिंदी में कहते हैं, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, तो इनको चमगादड़ द्वारा सुना जा सकता है। ठीक है, मानव द्वारा नहीं। जो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक का रेंज होता है, ये जो है ह्यूमन द्वारा सुना जा सकता है। पूछा जाए कौन सा रेंज, तो 20 से 20,000। जो 20 से कम होती हैं वो उनको क्या कहते हैं, अपिश्रव्य तरंगे कहते हैं, 20 से कम की, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक को पराश्रव्य कहते हैं। तो ये पराश्रव्य तरंगे हैं, ये चमगादड़ द्वारा सुनी जा सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। अ ट्यूनिंग फॉक जो है वो वाइब्रेट करता है विद 2 वाइब्रेशन इन 0.4 सेकेंड, तो उसकी फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में क्या होगी। एक स्वरित्र द्विभुज है, वो 0.4 सेकेंड में 2 कंपन करता है, तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी। अब मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए आपसे कहता हूं कि आप सिर्फ डेफिनेशन से करो, आप इसका कुछ भी भूल जाओ कि किस तरह से फॉर्मूला है, फॉर्मूला बनाओगे गलत कर लोगे। आपको पता है कि फ्रिक्वेंसी का डेफिनेशन ही होता है वाइब्रेशन पर सेकेंड। जो वाइब्रेशन जो है, कंपन पर सेकंड कितने हुए, वही तो फ्रिक्वेंसी होती है। 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशन कर रहा है, वही तो आवृत्ति है। आवृत्ति का मतलब क्या है, तो डेफिनेशन से करो ना। फिर जो वाइब्रेशन पर सेकंड, यानी कि 0.4 सेकंड में जो है वो 2 वाइब्रेशन कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितने करेगा, 2/0.4, और यही तो है पर सेकंड जो वाइब्रेशन आ गए। अब देखो डेसिमल हटाया, ऊपर 0 लगा दिया तो नीचे 4 बचा। अब 4 को डिवाइड करेंगे तो 5 हमारा आंसर आ गया। तो हमें कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक, वैसे भी हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिनको हमें लर्न करना है। ठीक है, अगर लर्न ही करना होगा तो वंडर वाल इक्वेशन में सीधा ए और बी के डायमेंशनल फॉर्मूले याद करो ना। कुछ ऐसी स्टैटिक चीज़ें याद करो जो हर बार पूछी जा रही हैं, निकालोगे तो टाइम लगेगा। लेकिन ऐसे के लिए तो आप डेफिनेशन से जाओ। अब इसमें क्या होता है, आपको 2 क्वेश्चन बनते हैं जो मैं प्रीवियसली करा चुका हूँ, और हर वीडियो में 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। कल भी पूछा था मैंने कि अगर ड्रॉप जो है स्प्लिट करी जाए तो सरफेस एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ता है, और अगर उनको जो है अगर बड़ी बूंद से एक छोटी बूंद बनती है तब क्या होता है, छोटी बूंदों को मिला के बड़ी बूंद बनते हैं तब क्या होता है। और बहुत सारे बच्चों ने रिप्लाई भी किया था। सिमिलरली आज इस क्वेश्चन में मेरा आंसर है कि अगर हम इसकी जो स्वरित द्विभुज की भुजा को मोम रगड़ दें, इसकी भुजा पे मोम रगड़ दें तो उसकी फ्रिक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर उसको रेत देंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। कल की तरह आज भी आप लोग पॉज करके जो है आंसर बताना। मैं उसको हर्ट दे देता हूँ जिसका सही होता है। ठीक है, एक बॉल 100 मीटर की मैक्सिमम हाइट को अचीव करे तो उसको किस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका जाए, लंबवत ऊपर की तरफ। सवाल ये कह रहा है कि इस वेलोसिटी से एक बॉल को फेंके कि वे 100 मीटर तक पहुंच जाए। देखो, एक होता है v बराबर u प्लस AT, एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2AS, थर्ड होता है s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इन तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है कई बार ठीक है, इससे बनता है, कोई इससे बनता है, कोई इससे, और कई बार ऐसा भी मॉडरेट सवाल आता है जिसमें 2 का हमें यूज़ करना पड़ता है। तो मेरी कोशिश है कि हर वीडियो में आपको एक इंडिविजुअल जो स्पेसिफिक टाइप है वो क्लियर कराता चलूँ। इसको हम सेकंड से अकॉर्डिंग सिंपली कर सकते हैं। जब हमें मैक्सिमम हाइट गिवन है, सिंपली आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछा जाए तो आप लगा सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2AS। क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे v 0 हो जाता है तो कैलकुलेशन बड़ी इजी हो जाएगी। v 0 हो जाएगा क्योंकि महत्तम ऊंचाई पे अंतिम वेग 0 हो जाएगा। इनिशियल वेग हमसे पूछा गया है प्लस 2, एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी तो माइनस का रखेंगे 9.8। ठीक है, अब आपने 10 क्यों नहीं रखा, जब ना दिया जाए ग्रेविटी तब 9.8 ही रखते हैं। ठीक है, s हमें कितना है, s का मतलब वो डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर है। अब देखो इसको कर लो, तो u स्क्वायर जो है, अब ये चीज़ नेगेटिव में है, कितना 9.8 का 2 में मल्टीप्लाई कर, अब देखो ये बटे में 10 करेंगे तो डेसिमल खत्म हुआ, 98 बचा सिंपली, ये 10 से 10 कट गया। ठीक है, 98 का गुणा हमारा 980 का गुणा 2 में करना है, तो यू स्क्वायर जो है यू स्क्वायर माइनस 980 का गुणा 2 में करोगे तो 2 से पहले 8 में करते हैं तो 1, तो हमारा 1960 आएगा। यू स्क्वायर माइनस 1960 बराबर 0, तो यू स्क्वायर बराबर आएगा 1960, यानी कि 1960 का अगर वर्गमूल ले लें तो वो आंसर हो जाएगा। ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका वर्गमूल तो लगभग हमारा 100 से थोड़ा कम होगा। ये
ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 20 का जो होता है वो 400 होता है, अगर 20 भी होता है तब भी इसका वर्ग जो 400 आता है, हमें 1900 के लगभग ले जाना है। ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 30 होता तब भी हमारा 900 होता, 30 का वर्ग 900 होता है। तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर जो है वो डी हो गया। इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारा जो है 44.27 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा एक शॉर्ट वीडियो बना दूं जिनमें इन्हीं 3 से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। कई बार क्वेश्चन आएगा कि आफ्टर इतने सेकंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कई बार एनवे सेकंड का पूछा जाता है, हाफ u प्लस हाफ a2n-1 से करते हैं उसको एक अलग। तो इस पे बेस्ड जितने न्यूमेरिकल बनते हैं अगर आप लोग कहोगे तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। सवाल क्या है, एक घड़ी जो है 3:25 का समय दिखा रही है जनरली, अगर यही घड़ी जो है अगर हम प्लेन मिरर में देखेंगे तो टाइम क्या होगा। ऐसे सवाल आपने देखे हैं। प्लेन मिरर से बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। प्लेन मिरर से एक तो वही बनता है कि दो प्लेन मिरर हैं, उनके बीच में इस एंगल पे रखा है एक ऑब्जेक्ट, तो उसके नंबर ऑफ इमेजेस। एक बनता है कि एक पूरा इमेज देखने के लिए उसका प्लेन मिरर का लेंथ कितना होना चाहिए, हाफ। एक बनता है कि अगर प्लेन मिरर के सामने कोई आदमी इतनी स्पीड से भाग रहा है तो उसमें स्पीड कितनी होगी, उसमें स्पीड डबल अपीयर होती है। और एक ये घड़ी वाला, ये सभी मैं बता चुका था। अब घड़ी वाला टाइप क्या है कि जो टाइमिंग आपको दिया रहा है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3:25, आपने क्या करना है 12 बजे में से ये समय को घटा देना है। लेकिन घटाने की भी टेक्निक्स होती हैं। 12 बजे का मतलब क्या होता है 11:60, 11:60 में से गिवन टाइम आप घटा दोगे तो आपको वो टाइम मिल जाएगा जो आपको मिरर में दिखेगा। तो 11:60 यानी कि इसको पहले मैं बता दूं कि ऐसे 11:60, 12 बजे में से जो टाइम गिवन हो 3:25 आप घटाओगे तो आपको आंसर मिल जाएगा मिरर का टाइमिंग। तो 60 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा 35, और 11 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 8। तो आंसर हो गया 8:35। लेकिन सवाल में आपको ऐसे घटाना नहीं है, आपने क्या करना है, आपने ऑप्शन में से इसमें ऐड कर देना है। कौन सा ऑप्शन इसमें ऐड कर देने पे 12 बजा रहा है वही आंसर होगा। तो आप ये थोड़ा ईजी हो जाएगा। 8 में 3 जोड़ा 11 हुआ, 25 में 35 मिनट जोड़ा 60 मिनट हुआ। तो इस ऑप्शन में हमने जब ये ऑप्शन जोड़ा तो 12 बज गया था, 12 बज गया मतलब आंसर आ गया। और जिन स्टूडेंट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन हो चुकी है वो अब मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट के थ्रू आप नए नए क्वेश्चंस देखोगे और अपने आप को एवेल्युएट कर पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, और आप टाइम मैनेज कर पाओगे। तो एयरफोर्स ग्रुप XY के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है आप टेस्ट सीरीज के लिए परीक्षा एप्लीकेशन। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डाउनलोड वहाँ से कर लेना। और उसमें जब डिफेंस वाले सेक्शन में जाके आप एयरफोर्स ग्रुप XY या नेवी AA SSR जिस भी एग्जाम के लिए एनरोल करोगे तो आपको एक कूपन कोड अगर आपके पास होगा तो आपको 150 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका मेरा जो कूपन कोड है वो है ANU50, ANU50। ठीक है, जैसे ही आप इसको अप्लाई कर दोगे तो आपको 149 रुपये में ये मिल जाएगी, और ये बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। और मैं कहता हूँ 150 रुपये में आपको इतने नए नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, टाइम मैनेज आप कर पाओगे। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग आपको एनरोल कर लेना चाहिए।